बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग उत्पादन से संबंधित बातें कर रहे थे और हम कह रहे थे कि अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन किस तरह से होता है। उसके अंतर्गत कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की बात की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्पादन के नियमों की बात करेंगे। हम जानते हैं कि उत्पादन के दो नियम बताए गए हैं। नंबर 1, साधन के प्रतिफल। इसके अंतर्गत एक परिवर्तनशील साधन होता है, बाकी स्थिर साधन। यह सामान्य रूप से अल्पकालीन विश्लेषण है। दूसरा, पैमाने के प्रतिफल की बात करते हैं। इसके अंतर्गत सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और यह दीर्घकाल से संबंधित एक विश्लेषण है। तो हम उत्पादन के नियम उन विधियों का वर्णन करते हैं जो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए तकनीकी दृष्टि से संभव होती है। उत्पादन में कई तरीकों से वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन फलन की प्रकृति का विश्लेषण करते समय हम यह पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करके ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अतएव अन्य सभी साधनों के स्थिर रहने पर केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को साधन का प्रतिफल कहा जाता है। इसके विपरीत दीर्घकाल में सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सभी साधनों के आकार या पैमाने के परिवर्तन करके उत्पादन परिवर्तन करने की प्रक्रिया को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अतएव उत्पादन के दो नियम। अब हम पहले वाले की बात करते हैं, साधन के प्रतिफल। साधन के प्रतिफल या एक परिवर्तन साधन अन्य स्थिर साधन के द्वारा उत्पादन। एक उत्पादक उत्पादन के सभी अन्य साधनों तथा उत्पादन तकनीक के स्थिर रहते हुए उत्पादन के केवल एक परिवर्तन साधन की मात्रा में परिवर्तन करके अपने उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन के सभी साधनों के संयोग के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के परिवर्तनशील साधन के आनुपातिक संबंध को साधन का प्रतिफल कहा जाता है। साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में विभिन्न दरों में परिवर्तन होगा। आरंभ में जब उत्पादन के स्थिर साधन के साथ परिवर्तन साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा, कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर पर वृद्धि होगी। इसके पश्चात कुल उत्पादन में स्थिर दर पर वृद्धि होगी और अंत में एक अवस्था ऐसी आएगी जब कुल उत्पादन में घटती हुई दर पर वृद्धि होगी। अतएव उत्पादन के प्रतिफल के तीन रूप हो सकते हैं। इनको साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल, साधन के स्थिर प्रतिफल और साधन के घटते हुए प्रतिफल के रूप में बताया जाता है। साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तन साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के फलस्वरूप फर्म के उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। साधन के स्थिर प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें फर्म की परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के फलस्वरूप फर्म का कुल उत्पादन स्थिर रहता है। इस स्थिति में परिवर्तन साधन का सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। साधन के घटते हुए प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तन साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से फर्म के उत्पादन में कम वृद्धि होती है। इस स्थिति में जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उसके सीमांत उत्पादन में कमी होती जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्री साधन के प्रतिफल की उपरोक्त तीन अवस्थाओं का अध्ययन एक ही नियम के अंतर्गत करते हैं। इसे नियम को घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है। इस घटते बढ़ते अनुपात के नियम के बारे में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो इस तरह से है कि प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार घटते बढ़ते अनुपात का नियम यह बताता है कि यदि प्रति इकाई समय अनुसार एक साधन की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है और अन्य साधनों की मात्राएं स्थिर रखी जाती हैं तो वस्तु की कुल उत्पादन में वृद्धि होगी।
लेकिन लेकिन एक वृद्धि के बाद प्राप्त उत्पत्ति की वृद्धि धीरे धीरे कम होती जाएगी। कालवो तथा वाक्य अनुसार कालवो तथा वाक्य अनुसार घटते बढ़ते अनुपात के नियम से ज्ञात होता है कि यदि एक साधन की घटती बढ़ती मात्रा का अन्य साधनों की स्थिर मात्रा के साथ प्रयोग किया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक इकाई के लगाने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक निश्चित बिंदु के पश्चात यह निरंतर कम होती जाएगी। परिणामस्वरूप कुल उत्पाद अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात अंत में कम होना प्रारंभ कर देता। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं भी ली गई हैं। मान्यताएं क्या हैं? घटते बढ़ते अनुपात के नियम की मुख्य मान्यताएं इस तरह से। नंबर 1, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील है तथा बाकी अन्य सभी साधन स्थिर है। दूसरी, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं या समान रूप से कुशल हैं। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के साधनों का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए 1 श्रमिक का प्रयोग किया जा सकता है या 2 हेक्टेयर भूमि पर 4 श्रमिकों का प्रयोग किया जा सकता है। अब इस नियम की व्याख्या किस तरह से की जाए, एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। घटते बढ़ते अनुपात के नियम को हम एक तालिका के द्वारा और एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर का खेत है। खेती करने के यंत्र हैं, बीज है, खाद है आदि है। आपने खेत में टमाटर का उत्पादन करना है। आपने यह निर्णय लेना है कि टमाटर का उत्पादन करने के लिए कितने श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे। आप अपने खेत में बाकी साधनों को स्थिर रखते हुए श्रम की मात्रा में जैसे जैसे परिवर्तन करते जाएंगे, श्रम की कुल औसत तथा सीमांत उत्पादन में होने वाली परिवर्तन को हम इस तालिका के अनुसार दिखा सकते हैं। इस तालिका के अनुसार हम देखते हैं कॉलम 1 में भूमि की इकाई दिखा रखी है, तो प्रत्येक स्तर पर भूमि की इकाई 1 है। कॉलम 2 में श्रम की इकाइयाँ हैं जो एक है, शुरू में फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 और 8 श्रम की इकाइयाँ का। अब इन दोनों के संयोग से कुल उत्पादन हो रहा है। शुरू में 2 होगा, 2 के बराबर, फिर 5 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 15 हो, फिर 14। यदि इसको सीमांत उत्पादन में देखें तो कॉलम नंबर 4 में है जो दिखाया गया है, तो सीमांत उत्पादन है 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 और -1। इसी तरह से औसत उत्पादन की बात करें तो शुरू में 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3, फिर 2.8, फिर 2.5, फिर 2.1 और 1.70। यदि उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 1 में स्थिर साधन अर्थात भूमि की इकाइयाँ प्रकट की गई, कॉलम नंबर 2 में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयाँ प्रकट की गई, कॉलम नंबर 3 में कुल उत्पादन और कॉलम नंबर 4 में सीमांत उत्पादन और कॉलम नंबर 5 में औसत उत्पादन को प्रकट किया गया। श्रम के कुल उत्पादन का श्रमों की संख्या से भाग देने पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। उपरोक्त यदि इसी तालिका को अगर हम इस चित्र के द्वारा दिखाएं तो चित्र इस तरह से बनेगा। रेखा चित्र में OY अक्ष के ऊपर उत्पादन की मात्रा तथा OX अक्ष के ऊपर श्रम की इकाइयाँ प्रकट की गई है। TP कुल उत्पादन वक्र है। इस वक्र के से ज्ञात होता है कि बिंदु E तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है तथा E से G तक घटती दर से बढ़ रहा है। G बिंदु पर जहाँ श्रम की 7 इकाइयाँ लगाई गई हैं यह अधिकतम हो गई, इसके पश्चात यह कम हो रहा है। इसी तरह से बात करें इसके पश्चात यह कम होना शुरू हो गया तथा MP सीमांत उत्पादन वक्र है। बिंदु A तक सीमांत उत्पादन वक्र बढ़ रहा है। बिंदु A श्रम की 3 इकाइयाँ लगाने पर सीमांत उत्पादन अधिकतम हो गया, इसके पश्चात सीमांत उत्पादन घटता जा रहा है। बिंदु B से पहले सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक है। बिंदु B पर सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर है। बिंदु B के पश्चात सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होता जा रहा है। बिंदु C पर सीमांत उत्पादन 0 हो गया तथा C के पश्चात यह ऋणात्मक हो गया। AP वक्र औसत उत्पादन को प्रकट कर रहा है। बिंदु B से पहले औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से कम, बिंदु B पर औसत उत्पादन अधिकतम, बिंदु B तक औसत उत्पादन बढ़ता जा रहा है, परंतु B के पश्चात औसत उत्पादन
कम होता जा रहा है। अब इसी चित्र के अनुसार यदि हम बात करें उत्पादन की 3 अवस्थाएं बताई गई। उपरोक्त तालिका तथा चित्र में ज्ञात होता है कि जब उत्पादन घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अनुसार किया जाता है तो उत्पादन की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। इन अवस्थाओं को की तालिका में इस सहायता से व्याख्या की जाए। तो पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज ओ से एम तक। पहले ओ से ई तक बढ़ती दर पर बढ़ रहा है क्या? कुल उत्पादन। इसके पश्चात ई से घटती दर पर बढ़ रहा है कुल उत्पादन। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता हुआ है, अधिकतम बिंदु ए पर पहुंचता है, बिंदु ए के बाद घटना आरंभ कर देता है। सीमांत उत्पाद और इसके औसत उत्पादन, यह बढ़ता हुआ अधिकतम बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बिंदु बी पहली अवस्था की सीमा रेखा पर स्थित है। इस बिंदु पर वह एम पी के बराबर हो जाता है, अर्थात ए पी एम पी बराबर। दूसरी अवस्था एम से एन तक घटती दर पर बढ़ते हुए अधिकतम बिंदु जी पर कुल उत्पादन पहुंचता है। सीमांत उत्पादन घटते हुए बिंदु सी पर शून्य हो जाता है। औसत उत्पादन बिंदु बी पर अधिकतम होने के पश्चात घटना आरंभ कर देता है। और तीसरी स्थिति एन के बाद, यहाँ कुल उत्पादन घटना आरंभ हो जाता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। औसत उत्पादन घटना जारी रखता है परंतु सदैव शून्य से अधिक रहता है। अब इन उत्पादन 3 अवस्थाएं हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी विशेषताएं हैं। कुल उत्पादन पहली अवस्था में कुल उत्पादन आरंभ में बिंदु ई तक बढ़ता है, दर पर बढ़ता है। बिंदु ई तथा बिंदु एफ के मध्य में यह घटती दर पर बढ़ता है। सीमांत उत्पादन भी आरंभ में बढ़ता है तथा बिंदु ए पर अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात यह घटना आरंभ हो जाता है तथा बिंदु बी पर औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है। औसत उत्पादन बढ़ते बिंदु बी पर अधिकतम हो जाता है। पहली अवस्था की सीमा रेखा यह सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है। दूसरी अवस्था, यह अवस्था ओ एक्स अक्ष के बिंदु एम से आरंभ होकर एन तक रहती है। एन जी रेखा इस अवस्था की सीमा रेखा। इस अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता हुआ सीमा रेखा एन जी के जी बिंदु पर अधिकतम हो जाता है। सीमांत उत्पादन घटता जाता है तथा सी बिंदु पर शून्य हो जाता है। औसत उत्पादन घटता है। और तीसरी अवस्था ओ एक्स अक्ष के बिंदु एन के पश्चात आरंभ होती है। इस अवस्था में कुल उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। औसत उत्पादन घटता रहता है परंतु यह धनात्मक रहता है। अब बात आती है कौन सी अवस्था में एक उत्पादक उत्पादन कार्य जारी रखेगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक उत्पादन दूसरी अवस्था में उत्पादन करेगी। इसके कारण यह है कि पहली अवस्था में यद्यपि परिवर्तनीय साधन से मिलने वाला प्रतिफल तो बढ़ रहा है परंतु स्थिर साधन का अनार्थक प्रयोग होता है, क्षमता से कम प्रयोग हो रहा है। इसलिए इस अवस्था में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है कुल लाभ भी बढ़ते जाते हैं। अतः उत्पादन को पहली अवस्था से आगे अर्थात दूसरी अवस्था में उत्पादन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। एक विवेकशील उत्पादक तीसरी अवस्था में कभी उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि इस अवस्था में कुल उत्पादन कम होता है। फर्गुसन के शब्दों में, यदि परिवर्तनीय साधन की इकाइयाँ मुफ्त में भी मिलती हों तो भी एक विचारवान उत्पादक परिवर्तनीय साधन की इकाइयों का प्रयोग शून्य सीमांत उत्पादन के बिंदु से आगे नहीं करेगा क्योंकि इनको आगे प्रयोग करने से कुल उत्पादन कम होता जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक विवेकशील फर्म हमेशा दूसरी अवस्था में ही उत्पादन कार्य जारी रखेगा जिसमें घटते प्रतिफल प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। उत्पादन करती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म पहली या तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं करेगी बल्कि वो दूसरी अवस्था में उत्पादन करेगी। तो इस कहने का तात्पर्य है कि एक विवेकशील उत्पादक हमेशा दूसरी अवस्था में उत्पादन कार्य जारी रखेगा। ठीक है, आज हम यहाँ तक हुए। कल हम अब अगले वाले लेक्चर में हम पैमाने के प्रतिफल के नियम की बात करेंगे। थैंक यू।